ये क्लास तो हो चुका था, लेकिन पिछले क्लास के बारे में कुछ लोगों ने कमेंट किया, कुछ लोगों ने फ़ोन किया कि सर जो आप लिख रहे थे वो ठीक से दिखाई नहीं दिया और हम लोग उसको लिख नहीं पाए। तो आज शायद आपको दिक्कत ना हो और आप काम की चीज़ों को आप लिख सकते हैं, और ऐसे भी कुछ चीज़ों को जो बोला जाए उसे भी आप आवश्यकता अनुसार प्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। तो ये टॉपिक शुरू हुआ था कांग्रेस की स्थापना से और आगे ये कंटिन्यू करेगा। कल से आपको लगातार ये वीडियो देखने को मिलेगा, है ना। लाइव होगा, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में आपको ये जानकारी तो है कि कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ? बंबई में हुआ, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ, जिसकी अध्यक्षता की थी WC बनर्जी ने, और उसके सचिव हुआ करते थे एओ ह्यूम। और उसी वक्त मैंने ये चर्चा किया था कि चूंकि कांग्रेस की स्थापना से संबंधित जो अधिकारी थे, कौन? एओ ह्यूम। यही वजह है विवाद का कि कांग्रेस की स्थापना क्यों, आखिर एक गोरा कांग्रेस की स्थापना में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है? क्या वजह था कि इन्हें कांग्रेस की स्थापना की पड़ी? एक अखिल भारतीय पॉलिटिकल मंच को स्थापित करने में अपना योगदान दिया? नहीं, यही वजह था कि लंबे टाइम तक, चाहे वो वामपंथी हो चाहे वो दक्षिणपंथी हो, लगभग राष्ट्रवादी नेता यही मानते थे कि कांग्रेस क्या है? ब्रिटिश राज की उपज है, यानी ब्रिटिश षड्यंत्र का परिणाम है कि कांग्रेस की स्थापना की गई। और यही वजह था कि कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में क्या सुरक्षा कपाट का सिद्धांत सामने आया। ये विचार दिया था किसने? ये विचार दिया था लाजपत राय ने। इन्होंने इसका प्रतिपादन किया था किसमें? यंग इंडिया में, है ना। और इन्होंने बताया कि कांग्रेस की स्थापना सुरक्षा कपाट के सिद्धांत के तहत किया गया, सेफ्टी वल्व के सिद्धांत के तहत किया गया, चूंकि ब्रिटिश ये मानते थे कि ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के अगेंस्ट आम भारतीयों में क्या है? आक्रोश है। वो कभी भी ब्रिटिश सत्ता को समाप्त करना चाहेंगे या ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन कर सकते हैं। और यही वजह था कि एओ ह्यूम और डफरिन ने यह सोचा कि भारतीय बुद्धिजीवियों के साथ मिलकर एक अखिल भारतीय पॉलिटिकल मंच को स्थापित कर दिया जाए, जो विषम परिस्थिति में ब्रिटिश राज को सुरक्षित करने का कार्य करे। ये अकेले लाला लाजपत राय ही ये कहने वाले नहीं थे। WC बनर्जी ने इंट्रोडक्शन टू इंडियन पॉलिटिक्स में भी ये कहा कि तत्कालीन दौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या अन्य पॉलिटिकल संस्था जो स्थापित हुई, ये डफरिन और क्या एओ ह्यूम की दिमागी उपज थी, ठीक है। लेकिन दूसरी ओर हम देखते क्या है कि कुछ ऐसे भी उदारवादी राष्ट्रवादी थे जो एओ ह्यूम की भूमिका पे किसी प्रकार का संशय नहीं करते थे। उनका यह भी मानना था कि एओ ह्यूम भारत में सिविल सर्वेंट के रूप में लंबे समय से कार्यरत रहे हैं, भारत के असंतोष के कारण की बेहतर जानकारी है, और ह्यूम ये चाहते थे कि भारतीयों का एक अखिल भारतीय पॉलिटिकल मंच हो जो भारतीय वर्ग का प्रतिनिधित्व करे, या महारानी की सरकार जो भारत में है उसके अगेंस्ट प्रेशर ग्रुप के रूप में भूमिका निभाए। और यही वजह था कि एओ ह्यूम ने शिरकत किया और यह संस्था अस्तित्व में आ गई। ऐसे उदारवादी राष्ट्रवादी में एक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। आपने नाम सुना होगा, है ना, गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने जो सिद्धांत दिया, कौन सा सिद्धांत दिया? त्वरित चालक का सिद्धांत दिया। इन्होंने ये कहा कि तत्कालीन दौर में अखिल भारतीय पॉलिटिकल मंच की स्थापना आसान कार्य नहीं था, चूंकि तत्कालीन दौर में ऐसी कोई संस्था स्थापित होती वो ब्रिटिश दमन का मतलब शिकार होती शुरुआती दौर में। इसलिए राष्ट्रवादियों को लगा कि वरिष्ठ ब्रिटिश अधिकारी के साथ जुड़कर ही ऐसी संस्था को स्थापित किया जाए ताकि शैशवावस्था में इस संस्था को ब्रिटिश दमन से बचाया जा सके। यह विचार किसने दिया? गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया। सिद्धांत क्या कहलाए? त्वरित चालक का सिद्धांत कहलाए, ध्यान रखना है।
लेकिन आप ऐसे सोचिए कि क्या अखिल भारतीय पॉलिटिकल मंच की स्थापना क्या सुरक्षा कपाट के सिद्धांत के तहत हुआ हो? क्या लगता है कि यह त्वरित चालक के सिद्धांत के तहत हुआ हो? नहीं। लंबे समय तक यह धारणा रही, लेकिन 1950 के दशक में जब डफरिन के निजी कागजात, सरकारी कागजात जब प्रकाश में आए तो यह पता चला कि वही डफरिन 1888 में ब्रिटिश अधिकारियों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दिया कि कोई भी ब्रिटिश अधिकारी कांग्रेस के अधिवेशन में भाग नहीं लेगा। यही डफरिन कांग्रेस के संदर्भ में कहता क्या है कि यह अति लघु अल्पमत का प्रतिनिधित्व करती है, यह अखिल भारतीय स्तर पर विभिन्न वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करती, बल्कि समाज के गिने चुने लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। यानी कांग्रेस की आलोचना करनी उन्होंने शुरू कर दी। अगर वो कांग्रेस के स्थापना में अपना योगदान देते, अगर उनकी दिमागी उपज होती, तो शुरुआती दौर में इस प्रकार की आलोचना की आवश्यकता ही नहीं थी। जाहिर सी बात है कि तत्कालीन दौर में भारत में राष्ट्रवादी प्रवृत्ति का डेवलपमेंट हो चुका था, राष्ट्रवादी चेतना का डेवलपमेंट हो चुका था। कई ऐसे वजह थे, कई ऐसे उत्तरदायी कारक थे जिसके कारण भारत में राष्ट्रवादी चेतना का डेवलपमेंट हुआ, और यही बढ़ती हुई राष्ट्रवादी चेतना का ही परिणाम था क्या? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। इसलिए यह याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो अखिल भारतीय पॉलिटिकल मंच के रूप में सामने आई, मूल रूप से कहा जाए तो क्या कह सकते हैं कि यह बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना का परिणाम था, यह विकास की प्रक्रिया का एक परिणाम था। किसी एक व्यक्ति के मस्तिष्क की उपज नहीं थी, बल्कि कई लोगों का योगदान था, कई ऑर्गेनाइजेशन का योगदान था, जिसके कारण यह संस्था अस्तित्व में आई। नहीं, कैसे कह सकते हैं कि भाई बढ़ती हुई राष्ट्रवादी चेतना का परिणाम था? ऐसे कई फैक्टर थे जिसके कारण भारत में राष्ट्रवादी प्रवृत्ति का डेवलपमेंट हो रहा था। समझ सकते हैं? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखें तो मैंने कुछ कारण की चर्चा की है जो उत्तरदायी फैक्टर है जिसके कारण भारत में राष्ट्रवादी प्रवृत्ति का डेवलपमेंट हो रहा था, और यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया का परिणाम था। अखिल भारतीय क्या पॉलिटिकल मंच की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। जैसे ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति, आप लोग आगे पढ़ेंगे या आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। जब भारत में ब्रिटिश सत्ता स्थापित हुई, विशेष रूप से बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वहीं से ब्रिटिशर्स ने क्या किया, बंगाल में अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास किया। आगे जैसे जैसे ब्रिटिश भारत का विकास होता गया, यानी उनका क्षेत्रगत विकास होता गया, तमाम क्षेत्र को एक प्रशासनिक व्यवस्था के दायरे में लाने की उन्होंने कोशिश की। एक प्रकार की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, एक प्रकार का जुडिशियरी एडमिनिस्ट्रेशन, एक प्रकार का रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। नहीं, भले वो अलग अलग क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त हो, रैयतवाड़ी हो या महलवाड़ी हो, लेकिन तीनों ही व्यवस्था शोषण मूलक थी। तीनों ही व्यवस्था में लगान की दर भी ऊंची थी और लगान वसूली में सख्ती भी थी, जिसका इंपैक्ट क्या था? ऋणग्रस्तता, जिसका इंपैक्ट था बेरोजगारी, जिसका इंपैक्ट था काश्तकारी हक का असुरक्षित होना। यानी भूमि जो भारत में पण्य वस्तु नहीं थी, वो भूमि क्या हो गई? पण्य वस्तु हो गई, बिक्री योग्य हो गई। किसानों से भूमि का हस्तांतरण किसकी ओर? महाजनों की ओर हो रहा था। किसान निर्धनता के शिकार हो रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति का इंपैक्ट किस पर पड़ रहा था? किसानों पर पड़ रहा था। बहुत बड़ी आबादी भारत में किसानों की, कृषकों का देश रहा है ना? या आपने यह भी पढ़ा होगा कि जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई, जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई तो ब्रिटेन ने भारत की ओर देखा। चूंकि औद्योगिक क्रांति की सफलता के लिए भारत को ही भूमिका निभानी थी, शरीर से आवश्यकता से अधिक खून भी देना था और हमेशा मुस्कुराते रहना था। चूंकि कच्चे माल की आपूर्ति भी भारत को ही करनी थी और साथ ही साथ ब्रिटिश उत्पादित माल को खपत भी करना था, बाजार की भी भूमिका निभानी थी। इंपैक्ट क्या हुआ? भारत के परंपरागत हस्तशिल्प उद्योग बर्बाद हो गए। यानी भविष्य में जो बड़े उद्योग का दखल लेते, यह संभावना ही समाप्त हो गया। यानी वहां भी बेरोजगारी काल कह सकते, जिसके कारण हस्तशिल्पी हताश, निराश हुए। एक बहुत बड़ा वर्ग प्रभावित हो रहा था। नहीं, साथ ही साथ आपने यह भी देखा विभिन्न रियासतों का विलय, विभिन्न गवर्नर जनरलों की भूमिका रियासत के विलय में जबरदस्त रूप में रही। एक के बाद एक रियासतों का विलय होता गया, उसका भी इंपैक्ट पड़ रहा था, जिसके कारण आप कई रियासतों का विद्रोह पढ़ते, 1857 का सिपाही विद्रोह पढ़ते, है ना? तो ये तमाम औपनिवेशिक नीति थी, जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, भारतीयों के लिए पॉजिटिव नहीं थी। इसके कारण भारतीयों में असंतोष था।
तो ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति का भी इंपैक्ट था कि भारत में ब्रिटिश व्यवस्था के अगेंस्ट एक प्रकार की मंशा तैयार हो रही थी। नहीं, एक रीजन यह भी हो सकता है। दूसरा, यातायात संचार व्यवस्था का विकास हुआ, यह भी ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति से परिचालित था, ब्रिटिश हित से परिचालित था, क्योंकि उनका उद्देश्य एक बड़े क्षेत्र में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को स्थापित करना था। आवागमन की सुविधा होनी चाहिए, डाक संचार व्यवस्था का विकास होना चाहिए। नहीं, कच्चे माल की आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्र से करनी थी ब्रिटेन के इंडस्ट्री के लिए, साथ ही साथ ब्रिटिश उत्पादित माल को सुदूर ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचाना था। यातायात संचार व्यवस्था का डेवलपमेंट हुआ, लेकिन इसका आप कह सकते हैं इंपैक्ट भारतीयों पे भी पड़ा। भारत की भौगोलिक दूरी कम हुई, आपस में इंटरेक्शन क्या हो गया, आसान हो गया। नहीं, यानी राष्ट्रवादी प्रवृत्ति के डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं यह भी सहायक रहा है, कह सकते हैं। जस्ट आप बात करते हैं आधुनिक शिक्षा की। आधुनिक शिक्षा ब्रिटिश की देन। आपने लॉर्ड मैकारे के स्टेटमेंट को भी पढ़ा होगा। आधुनिक शिक्षा का डेवलपमेंट भारत में, यह विचार ब्रिटिश को क्यों आया? सस्ते दर पर कलर किरानी चाहिए था, सस्ते दर पर दुभाषीय को क्रिएट करना था जो यहां के वर्नाकुलर भाषा को भी जाने और अंग्रेजी भाषा को भी जाने, सस्ते दर पर कलर किरानी के रूप में काम करे। एक ऐसे वर्ग को क्रिएट करना था जो शकल से, रंग से तो भारतीय दिखे, लेकिन विचार से क्या हो, ब्रिटिश हो। वो भारतीय माल का नहीं बल्कि विदेशी माल का बाजार बने और विषम परिस्थिति में वो क्या हो, ब्रिटिश के हितैषी के रूप में क्या हो, खड़ा रहे। यही वजह था कि आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, लेकिन इसका भी इंपैक्ट पड़ रहा था। आधुनिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के कारण भारतीयों को भाषा संप्रेषण का एक माध्यम मिला, संवाद संप्रेषण का एक माध्यम मिला। भारतीय देश विदेश के ज्ञान विज्ञान से वाकिफ हुए, देश विदेश के डेवलपमेंट से वाकिफ हुए, मानवतावाद, तर्कवाद, बुद्धिवाद, लोकतांत्रिक विचारधारा से वाकिफ हुए। अपने परंपरागत संस्था के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण का डेवलपमेंट हुआ, इसका भी इंपैक्ट पड़ा क्या भारत में राष्ट्रवादी प्रवृत्ति का डेवलपमेंट, कर सकते। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो सामाजिक धार्मिक आंदोलन 19वीं सदी से ही चल रहा है। आप राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की बात करते हैं, आप आर्य समाज की बात करते हैं, रामकृष्ण मिशन आंदोलन की बात करते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करते हैं, सर सैयद अहमद खां के आंदोलन की बात करते हैं। तो ऐसे सुधारवादी आंदोलन सतत चल रहे थे। यद्यपि ये सुधारवादी आंदोलन भारतीय समाज और धर्म में व्याप्त कुप्रवृत्ति के अगेंस्ट था, लेकिन इनके प्रयास के कारण भी क्या हुआ, एक सामाजिक एकता का डेवलपमेंट तो हुआ। नहीं, अब अगर बात करें प्रेस की भूमिका, भारत में जब प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना शुरू हुई, कई ऐसे भारतीय थे जिन्होंने क्या किया, अखबार पत्रिका का संपादन शुरू कर दिया, पुस्तकों की रचना शुरू हो गई। ऐसे कई अखबार हुआ करते थे जो ब्रिटिश नीति की समीक्षा करते थे, जो ब्रिटिश मंशा को भारतीय तक पहुंचाने का कार्य करते थे। इसके कारण भी अवेयरनेस आए, है ना, जिसमें एग्जाम्पल के तौर पे आप अमृत बाजार की बात कर सकते हैं। नहीं, अमृत बाजार पत्रिका जिसके संपादक हुआ करते थे कौन, याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछता है, शिशिर कुमार घोष, है ना। ये याद कीजिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का जब प्रेस एक्ट आया तो रातों रात ये क्या हो गया, अंग्रेजी में छपने लगा, सुने होंगे। ब्रिटिश नीति की समीक्षा भी करता था। हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन हुआ करते थे, हरिश्चंद्र मुखर्जी, है ना, कई बार क्वेश्चन पूछा है। नील विद्रोह हुआ, इन्होंने नील विद्रोह का समर्थन किया था, ठीक है। साथ ही साथ कई ब्रिटिश नीति की ये भी समीक्षा कर रहे थे। आपने सोम प्रकाश का नाम सुना होगा क्या, विद्यासागर इसके हुआ करते थे क्या संपादक, याद कीजिए। अगर आपने पढ़ा होगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का शिकार, पहला शिकार सोम प्रकाश ही हुआ। ऐसे कई अखबार हुआ करते थे जो ब्रिटिश नीति की समीक्षा करते थे। इसके कारण भी भारतीयों में क्या हो रहा था, अवेयरनेस आ रहा था, राष्ट्रवादी चेतना का डेवलपमेंट हो रहा था। ठीक इसी प्रकार आप याद कीजिए दीन बंधु मित्र की रचना कौन, नील दर्पण, है ना, आनंद मठ, वंदे मातरम, क्या बंकिम चंद्र चटर्जी,
ऐसे कई पुस्तक, कई पत्र, ऐसी कई पत्रिकाएं थी जिसके कारण भारत में राष्ट्रवादी चेतना का सतत डेवलपमेंट हो रहा था। ठीक है, पीटी में यह क्वेश्चन बन सकता है, इसको ध्यान में थोड़ा रखिएगा। अब अगर देखा जाए ब्रिटिश प्रतिक्रियावादी नीति, टाइम टू टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट की ओर से कई प्रकार के एक्ट बनाए गए जो भारतीयों के लिए पॉजिटिव नहीं थे, नहीं, भारतीयों के लिए पॉजिटिव नहीं थे, या राष्ट्रवादी चेतना के बढ़ते प्रभाव को वो कम करना चाहते थे। लेकिन तत्कालीन दौर में भारतीयों में राष्ट्रवादी प्रवृत्ति का डेवलपमेंट हो चुका था। ऐसी तमाम पॉलिसी का भारतीयों ने क्या किया, विरोध किया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लैक्स लोकी एक्ट आया, है ना, ईसाई धर्म में धर्मांतरित होने वाले को उत्तराधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा, तो इसका भी क्या हुआ, विरोध हुआ। सिविल सेवा परीक्षा में न्यूनतम उम्र सीमा को घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया, नहीं, अधिकतम उम्र सीमा को घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया। साथ ही साथ आप यह भी जानते थे कि उनकी कोशिश यही थी ब्रिटिशर्स की कि इस पद पर अधिकतम ब्रिटिशर्स ही आए, भारतीय ना आए। इसके रोकने की तमाम प्रकार की कोशिशें की गई। 1877 से लेकर 80 तक एसएन बनर्जी के नेतृत्व में उनकी संस्था के द्वारा लगातार आंदोलन चलाया गया। लीटन के काल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, कब, 1878 में, बाद में यह समाप्त हुआ रिपन के काल में, आपने पढ़ा होगा। यह एक्ट वर्नाकुलर भाषा में छपने वाले पत्र पत्रिका अखबार पर लागू होता था, है ना। उद्देश्य क्या था, उद्देश्य यही था कि भाई ब्रिटिश नीति की आलोचना ना हो, वैसा अखबार जिसके कारण ब्रिटिश विरोधी भावना का प्रचार प्रसार होता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई करेगी। इसके अगेंस्ट भारतीयों ने प्रतिक्रिया की, भारतीयों ने क्या किया, आंदोलन किया। इल्बर्ट बिल विवाद याद होगा, 1883 इल्बर्ट बिल विवाद, यह मुद्दा था जुडिशियरी का, मुद्दा था भारतीय न्यायाधीशों का। क्षेत्रीय स्तर पर भारतीय न्यायाधीश ब्रिटिश मामले की सुनवाई कर सकते हैं, यूरोपीय मामले की सुनवाई कर सकते हैं। किसी गोरे को पसंद नहीं आया कि आखिर ये भारतीय काले गोरे के मामले की सुनवाई कैसे कर सकते हैं। भारत में भी जो रहने वाले यूरोपीय थे प्रतिक्रिया की, ब्रिटेन में भी प्रतिक्रिया हुई। इसके समर्थन में भारतीयों ने आंदोलन किया। मतलब स्पष्ट है कि राष्ट्रवादी चेतना का सतत डेवलपमेंट हो रहा था, ब्रिटिश नीति के अगेंस्ट आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास हो रहा था, लोग ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट एकजुट हो रहे थे। यह लग रहा था कि संगठन के स्तर पर ब्रिटिश हुकूमत के साथ हम संघर्ष कर सकते हैं। यह मानसिकता तत्कालीन दौर में तैयार हो रही थी। ठीक है, तब हम आगे देखते हैं और भी उत्तरदायी फैक्टर के रूप में अगर देखा जाए, 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व कई पॉलिटिकल मंच स्थापित हो चुके थे। अगर कई पॉलिटिकल मंच स्थापित हो चुके थे तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि इनके दिमाग में यह धारणा आई हो कि आखिर भारतीय स्तर पर भी एक पॉलिटिकल मंच की स्थापना होनी चाहिए जो भारतीयों का प्रतिनिधित्व करे। और तब देखते क्या है, 1838 में, 1836 में बंग भाषा प्रकाशक सभा अस्तित्व में आई। राम मोहन राय के अनुयायियों ने इसको स्थापित किया था जो ब्रिटिश नीति की समीक्षा करती थी। फर्स्ट पॉलिटिकल मंच लैंड होल्डर सोसाइटी बंगाल, बिहार, उड़ीसा में स्थापित हुई द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा 1837 में। यह जमींदारों के हित की बात करता था, है ना। साथ ही साथ आप देखते क्या है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन देवेंद्रनाथ ठाकुर 1851, बंबई एसोसिएशन जगन्नाथ शंकर सेठ 1852, मद्रास नेटिव एसोसिएशन मुल्दियार के द्वारा स्थापित किया गया, कब, 1852 में, है ना। 1866 में लंदन में दादा भाई नेहरू ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को स्थापित किया, यानी भारतीय मुद्दे को ब्रिटेन के नागरिकों तक, ब्रिटेन में रहने वाले भारतीयों तक पहुंचाने के लिए। मतलब स्पष्ट है कि तत्कालीन दौर में कई ऐसे पॉलिटिकल मंच बन रहे थे, ये कह सकते हैं कि वर्गीय हित की बात करते थे। कई ऐसा पॉलिटिकल मंच जो वर्ग विशेष की बात करता है या फिर क्षेत्रीय स्तर पे इनका क्या है, अस्तित्व है। इसके बावजूद ये धर्मनिरपेक्ष थे। और उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था कि एक सशक्त संगठन का निर्माण हो। जस्ट आप देखते हैं पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रानडे 1870 में स्थापित हो गया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1876 में क्या किया, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। इनकी पहल थी अखिल भारतीय स्तर पर एक पॉलिटिकल मंच बने, और इसी उद्देश्य के साथ 1883 में क्या हुआ, इनका पहला अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता की थी आनंद मोहन बोस ने। और जस्ट 1885 में दूसरा अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता एसएन बनर्जी ने किया था। और यही वजह था कि एसएन बनर्जी कांग्रेस के फर्स्ट अधिवेशन में शामिल नहीं हुए थे।
मतलब स्पष्ट है कि तत्कालीन दौर में ऐसे राष्ट्रवादियों के दिमाग में अखिल भारतीय पॉलिटिकल मंच का विचार आ चुका था। मद्रास महाजन सभा कई बार पीटी में क्वेश्चन बना है। इसके फाउंडर कौन? बी राघवाचारी हुआ करते थे, सुब्रमण्यम अय्यर हुआ करते थे, आनंद चार्लू थे। 1885 में बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई फिरोज शाह मेहता के द्वारा, है ना। केटी तालंग हुआ करते थे, बदरुद्दीन तैयब जी हुआ करते थे, इनके द्वारा स्थापित हुआ। और इसी विचारधारा के तहत कि अखिल भारतीय स्तर पर एक पॉलिटिकल मंच बने, तो हम देखते क्या 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम से एक संस्था स्थापित हुई दादा भाई नेहरू और एओ ह्यूम के नेतृत्व में, जिसने ये विचार दिया कि एक सर्वदलीय बैठक हो, यानी अखिल भारतीय स्तर पर क्या हो, एक मीटिंग हो, एक अधिवेशन हो, जहां क्या हो, इसकी परिणति एक अखिल भारतीय संस्था के रूप में किया जाए। और ये याद होगा कि पूना में प्रस्तावित था, लेकिन पूना में प्लेग के कारण क्या हुआ, यहां से इसको ट्रांसफर कर दिया गया, कहां? बंबई। और बंबई में जब पहला अधिवेशन हुआ तो क्या हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसका मतलब है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस न तो सुरक्षा कपाट के सिद्धांत के तहत अस्तित्व में आया, जैसा कि लालपत राय ने कहा था, न तड़ित चालक के सिद्धांत की परिणति थी, जैसा कि गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। यह संस्था राष्ट्रवादी चेतना के विकास का परिणाम था, यानी विकास की प्रक्रिया का एक परिणाम था, जिसके कारण क्या हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापित हुई। तब आप देखेंगे कभी कभी प्रीलिम्स में क्वेश्चन कभी कभी अधिवेशन से पूछता है या अध्यक्षता से पूछता है। मैं बताऊंगा, इतिहास में रटने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी विषय को रटने की जरूरत नहीं है। अगर वो समझ में आ रहा है तो यह मानकर चलना है कि समझ के याद रखा जा सकता है। थोड़ा सा आप नोटबुक रखेंगे, लिखते भी रहेंगे, आपको याद रहेगा, क्योंकि हर विषय समझने के लिए बना है। अगर मैं आपको समझा ही नहीं पाया, आपके दिमाग में बातों को डाल ही नहीं पाया, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी टीचर को पढ़ाने का हक है। अगर वो पढ़ा रहा हो और बातें इंटरेस्टिंग ना हो, समझ में ना आए, इसका मतलब है कि पढ़ाने वाले का दोष है। हर विषय समझने के लिए है, इतिहास का कोई भी पार्ट रटने के लिए नहीं है। आपको अब रेगुलर क्लास मिलेगा, मॉडर्न का भी मिलेगा, एंशिएंट का मिलेगा, आपको लग जाएगा कि कोई भी पार्ट रटने की जरूरत नहीं है। आप सुनेंगे, याद होगा, लेकिन हां तब लिखिए और कभी कभार रिवाइज कीजिए या प्रैक्टिस कीजिए, आपका आंसर बनेगा। जैसे कांग्रेस के अधिवेशन हुआ, कुछ चीज देखेंगे बड़ा कॉमन पूछता है, इधर हाल फिलहाल में कई बार जो क्वेश्चन बना, आप लिख लीजिएगा अगर चाहे तो। जैसे सर्वाधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे, तो सर्वाधिक समय तक कहने का मतलब है मैं निर्वाचित हुए, चुने गए नहीं पूछ रहा हूं, मैं ये बात कर रहा हूं कि एक बार बने तो वो लंबे समय तक कंटिन्यू रह गए, है ना। 1940-41 को याद कीजिए, जिस वक्त अधिवेशन लगभग नहीं चला 45 तक, तो अबुल कलाम आजाद ने कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में मौजूद रहे। इसका मतलब यहां पे क्या होगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद, है ना, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक बार अधिवेशन कहां हुआ, अभी तक देखा जाए तो सर्वाधिक बार जो अधिवेशन हुआ वो कहां हुआ, कलकत्ता में हुआ, लगभग 11 बार, है ना। अब प्रश्न अगर बनता है सर्वाधिक बार निर्वाचित अध्यक्ष कौन, जिन्हें अधिक बार निर्वाचित किया गया, अध्यक्षता किया कांग्रेस का, कौन होंगे, याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू, है ना। या पूछता है कि प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष, ऐसे कई यूरोपीय अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के जिसने अध्यक्षता की, बेडरबर्न ने भी किया था, है ना, एनी बेसेंट ने भी किया था, यूरोपीय ही थी। लेकिन फर्स्ट जो यूरोपीय अध्यक्ष था वो कौन था, जॉर्ज यूल। कब, 1888 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, है ना। एकमात्र ग्रामीण क्षेत्र में अधिवेशन, आप लोगों ने पढ़ा होगा, एकमात्र ग्रामीण क्षेत्र में अधिवेशन कहां हुआ था, फैजपुर में हुआ था, याद कीजिए 1837। ये जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे और इसी में 13 सूत्री कृषि कार्यक्रम का प्रस्ताव पारित किया गया था। या गांधी जी एकमात्र अध्यक्ष, किस अधिवेशन में गांधी जी ने मतलब की अध्यक्षता की, आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या, बेलगांव, है ना, बेलगांव 1924। नहीं, मुद्दा क्या था, अस्पृश्यता का मुद्दा था। जस्ट क्वेश्चन बनता है फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष कौन, जस्ट तीसरा अधिवेशन 1887, याद कीजिए बदरुद्दीन तैयब जी। अधिवेशन हुआ था कहां, मद्रास में हुआ था, है ना।
या प्रथम महिला अध्यक्ष कौन? ध्यान रखिएगा, प्रथम महिला पूछता है, प्रथम भारतीय महिला पूछता है, बदल जाएगा। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन? याद कीजिए 19 एंड 17 कौन? एनी बेसेंट, नहीं, कलकत्ता। फर्स्ट भारतीय महिला अध्यक्ष कौन? तो याद रखना है 19 एंड 25 कानपुर, कौन? सरोजनी नायडू, है ना। तो इसी प्रकार आगे और भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि सर्वप्रथम वंदे मातरम का गान किस अधिवेशन में हुआ था? याद कीजिए एम.ए. अंसारी ने अध्यक्षता की थी और ये 1896 कहां? कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, जिसमें पहली बार वंदे मातरम का गायन हुआ। सर्वप्रथम जनगण मन का गायन कब हुआ था? ये 1911 अधिवेशन कलकत्ता में ही हुआ था, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता किया था किसने? बिशन नारायण ने। तो ध्यान रखिएगा, कौन? बिशन नारायण, ध्यान रहेगा। ठीक इसी प्रकार कांग्रेस का प्रथम विभाजन, ये तो बिल्कुल आसान और आपको याद होगा, 1907 कहा? सूरत फूट जिसको आप कहते हैं, नहीं, आनंद मोहन कौन इसके जो अध्यक्षता कर रहे थे, ठीक है। तो प्रश्न कभी कभी पूछता है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। कांग्रेस लीग पैक्ट हुआ था कब? कांग्रेस लीग पैक्ट 1916 कहां? लखनऊ। किसने? तो याद रखना अंबिका चरण मजूमदार। या पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव, याद कीजिए पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव 1929 कहां? लाहौर, कौन? जवाहरलाल नेहरू, नहीं, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई या तो नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाए, ऐसा अगर नहीं होता है तो हम क्या करेंगे? पूर्ण स्वाधीनता दिवस का आयोजन करेंगे 26 जनवरी 1930 को। भारतीय क्या करेंगे? भारतीय तिरंगा को फहराएंगे। या मौलिक अधिकार राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम 1931 कहां? कराची, और अध्यक्षता किसने किया था? पटेल ने किया था, ठीक है। इसी प्रकार कुछ और भी है महत्वपूर्ण, ध्यान में रखना है। 1939 त्रिपुरी में अधिवेशन हुआ था और अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। क्यों अध्यक्षता की थी? नहीं, चुने गए थे, क्योंकि सीताराम रमैया गांधी के उम्मीदवार थे। सीताराम रमैया को पराजित करके मतलब कि सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने, तो गांधी ने कहा था सीताराम रमैया की हार मेरी हार है। सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया और एक संस्था स्थापित किया फॉरवर्ड ब्लॉक के। 1939 में क्वेश्चन बनता है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न आपका बनता रहता है, तो जो जरूरत की चीज है उसको लिखिए। और याद कीजिए कि कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में कि भाई ये अभी तक एक रहस्य बना हुआ है कि सर्वप्रथम किसके दिमाग में कांग्रेस की स्थापना का विचार आया। ये स्टेटमेंट दिया था सीताराम रमैया ने ही, पट्टाभी सीतारमैया, जिन्होंने कांग्रेस का इतिहास लिखा। तो उन्होंने यह स्टेटमेंट दिया था कि यह अभी भी रहस्य है कि किसके मन में पहली बार कांग्रेस की स्थापना का विचार आया। तो ऐसे स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आगे जो भी क्लासेस होगा आप सुनिएगा, समझने की कोशिश करेंगे, और जो भी इंफॉर्मेशन होगा आपको बोर्ड पे दिखाई देगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। और मुझे लगता है कि आपका कोई क्वेश्चन मिस भी नहीं करेगा, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो या बीपीएससी हो या कोई भी एग्जामिनेशन हो, ठीक है। थैंक यू।